Good morning, students. Today we are going to start our next topic, the raw materials for photosynthesis. So, what are the raw materials? Carbon dioxide and water are the raw materials for photosynthesis. So, how the plants obtain carbon dioxide? Plants obtain carbon dioxide from air through a tiny pores, that is स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्टेन करते हैं. तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं स्टोमेटा का. ये स्टोमेटा का डायग्राम है. जो स्टोमेटा है वो कुछ सेल से मिलकर बना हुआ होता है. जैसे आप यहाँ पर ये सेल्स देख रहे हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर, जो बीन लाइक शेप की जो सेल्स होती हैं उसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स. और इन्हीं गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट. और फिर ये जो सेंटर में हम देख रहे हैं कि एक पोर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर या फिर स्टोमेटल पोर. और इसके चारों तरफ हम यहाँ पे कुछ ये फ्लावर जैसे ये कुछ लार्ज सेल्स देख रहे हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स. तो ये क्या है, स्टोमेटा का डायग्राम है. बोर्ड एग्जाम में स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है. और ये जो स्टोमेटा होता है ये लीव्स पे प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो लीफ की जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि जो उसमें लीफ की जो बैकवर्ड साइड होती है वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और अपर साइड में स्टोमेटा कम प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड उसको गेन करने में हेल्प करते हैं. और जो ओल्ड प्लांट्स हैं ऐसे ट्रीज़ हैं तो उसमें स्टोमेटा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. वहाँ पे स्टोमेटा के जगह एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लेंटिल सेल्स. तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? तो स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करना और फिर लीफ से प्लांट से वापस से रिलीज़ करना. तो इसमें स्टोमेटा हेल्प करता है. और एक और वर्क स्टोमेटा परफॉर्म करता है कि ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, कि जो वाटर का लॉस होता है उसमें स्टोमेटा हेल्प करता है. Next is how the plants obtain water for photosynthesis. So plants obtain water for photosynthesis by the root. रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम सॉइल और इस तरह प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो प्रोवाइड हो जाता है. नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो फोटोसिंथेसिस की साइट है वो क्लोरोप्लास्ट होती है. क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है. और जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो लीफ है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है. तो यहाँ पर हम ये लीफ का डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल. नेक्स्ट जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं इपिडर्मिस. इपिडर्मिस के बाद कुछ लेयर्स आती हैं सेल्स की. तो जो फर्स्ट जो ब्रॉड सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं पैलिसेड लेयर, पैलिसेड सेल्स भी कह सकते हैं. एंड जो नेक्स्ट ये वाली लेयर्स हैं इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी लेयर. और ये जो पैलिसेड लेयर और जो स्पॉन्जी लेयर है इन्हीं में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. तो यहीं पर फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है और इनको कंबाइंडली हम कह सकते हैं मीजोफिल सेल्स. तो जो स्टोमेटा है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो मीजोफिल सेल्स में परफॉर्म होता है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में सेल्स पूछी जाती है तो आपको मीजोफिल सेल्स लिखना है, और अगर आपसे साइट पूछी जाती है तो आपको क्या लिखना है, क्लोरोप्लास्ट लिखना है. Next topic is nutrition in animals. We know that animals are heterotrophic organism. तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. तो इनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स में. फर्स्ट इज़ हर्बीवोर एनिमल, सेकेंड इज़ कार्निवोर एनिमल एंड थर्ड वन इज़ ओमनिवोर एनिमल. So what is herbivore animals? Those animals which eat only plants. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, शिप, हॉर्स एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं, हर्बीवोर एनिमल्स हैं. कार्निवोर एनिमल्स क्या होते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट, या हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ मीट या फिर फ्लैश ईटिंग
एनिमल्स होते हैं हम उनको कार्निवोर एनिमल्स कहते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोर एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, फ्रॉग, लिजर्ड, ये क्या है, कार्निवोर एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। थर्ड वन इज ओमनिवोर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दोनों को ईट करते हैं, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो दोनों को ईट करेंगे, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इसमें ओमनिवोर्स के डॉग, क्रो, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इसमें मेनली 5 स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज़ इजेशन। तो जो इंजेशन का प्रोसेस है इसमें क्या होता है, फूड का इनटेक किया जाता है, फूड का अपटेक किया जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। यानी सॉलिड फूड को हम क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, तो प्रोसेस कहलाएगा इंजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल हैं इसको अब क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये जो फूड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसमें, स्मॉलर वन में, और इनको कैसे किया जाएगा, वाटर सॉल्युबल किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। इसमें बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड को जो इंटेस्टाइनल वॉल होगी वो एब्जॉर्ब करेगी, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एंड द फोर्थ वन इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उस एब्जॉर्ब फूड को सेल्स क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगी, और यूटिलाइज किसके लिए करिए, क्योंकि सेल्स को क्या हमें क्या होती है, नीड होती है एनर्जी की और सेल्स के रिपेयरिंग की, तो उसमें इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज़ इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्टेज है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हमें अमीबा में न्यूट्रिशन को स्टडी करना है। तो हमें पता है कि जो अमीबा है वो कैसा है, होलोजोइक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो सॉलिड फूड है उसको गेन करता है। तो अमीबा में भी ये 5 स्टेप्स परफॉर्म होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप्स अमीबा में भी चलेंगे। तो अमीबा में कैसे कैसे जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तो हम इस डायग्राम से इसको बहुत ईजिली स्टडी करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ये क्या है, अमीबा का डायग्राम है। अमीबा क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में ही मिलेगा, और जो इसका शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। तो जब भी अमीबा को कोई फूड पार्टिकल शो होगा तो ये क्या करेगा, अपनी जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन से ये इसके चारों तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बनाएगा। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो इसके थ्रू ये क्या करेगा, अपटेक करेगा फूड पार्टिकल का, तो इसे हम कहते हैं इंजेशन। सेकेंड वन इज़ डाइजेशन, यानी कि अब ये जो फूड पार्टिकल हैं ये फूड पार्टिकल एंटर हो गया है फूड वैक्यूल में। अमीबा में फूड पार्टिकल जो है वो एंटर हो गया है, तो वहाँ पर कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर फूड पार्टिकल जाएगा। और जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, ये जो यहाँ साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इस वैक्यूल में मूव करेंगे और यहाँ पर इस फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहाँ पर इस फूड वैक्यूल्स में जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म की तरफ, यानी कि अब वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। सेल क्या कर रही है, इसको एब्जॉर्ब कर रही है, तो प्रोसेस कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट इज एसिमिलेशन।
यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल ने क्या किया है, फूड का यूटिलाइजेशन किया है और सेल की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इज इजेशन, कि जो यहाँ पर सेल में अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट था उसको अब ये क्या करेगी, बॉडी से रिमूव कर देगी, तो प्रोसेस कहलाएगा इजेशन। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट important टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। So in human beings, nutrition takes place through digestive system. Complete digestive system के थ्रू ही ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, एक हो गया इसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें क्या क्या पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स में इन्वॉल्व होते हैं माउथ, ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब इंक्लूड हैं एलिमेंट्री कैनाल में। इसके साथ जो नेक्स्ट है ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स में इंक्लूड होते हैं सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो ये सब मिलकर फॉर्मेशन करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन में भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ही परफॉर्म होता है, यानी ह्यूमंस भी क्या करते हैं, सॉलिड फूड का अपटेक करते हैं। तो इनमें भी 5 स्टेप्स ही चलेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं माउथ, देन ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, स्टमक, स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स की होती है। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इन्हीं के साथ जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट वन इज सैलिवरी ग्लैंड, सेकेंड वन इज लीवर एंड थर्ड वन इज पैनक्रियास। तो ये भी क्या करती हैं, जो है डाइजेशन उसमें हेल्प करती हैं। तो ये कम्प्लीटली क्या फॉर्म करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फ्लो चार्ट से स्टडी करेंगे कि कैसे जो ह्यूमन डाइजेशन है वो परफॉर्म होता है, जिससे आपको ये बहुत ही ईजिली लर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ हम इस फ्लो चार्ट से ह्यूमन डाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होता है, इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा, इनटेक होगा फूड का, और इसमें हेल्प कौन करेगा, माउथ। तो माउथ के थ्रू फूड को इनटेक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ। टीथ क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को च्यूइंग करेंगे या फिर ग्राइंडिंग करेंगे। देन नेक्स्ट इज टंग। टंग क्या करती है, हेल्प करती है फूड के रोलिंग में, टेस्टिंग में, स्वेलोइंग में, या और हम कह सकते हैं कि ये फूड को क्या करेगी, पुश डाउन करेगी, यानी कि फूड को ईसोफेगस में जो है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। तो माउथ में ही क्या प्रेजेंट होंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगे, केमिकल डाइजेशन। टीथ ने तो फिजिकल डाइजेशन किया, ब्रेक डाउन किया फूड्स का, यानी कि उसकी ग्राइंडिंग की। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी, केमिकल डाइजेशन करेगी। तो फर्स्ट जो डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल का वो माउथ में होता है, और यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा। तो सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है सलाइवा और इसके साथ साथ म्यूकस। तो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा और म्यूकस, और ये जो सलाइवा है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। तो सलाइवा से जो एंजाइम रिलीज़ होता है उसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, और ये किसके ऊपर एक्शन करता है, स्टार्च के ऊपर। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सैलिवरी अमाइलेज वर्क करेगा स्टार्च के ऊपर, और ये इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में, यानी इसने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था कार्बोहाइड्रेट का उसको इसने कन्वर्ट किया है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर फर्स्ट डाइजेशन हुआ।
नेक्स्ट, अब जो टंग है, टंग ने क्या किया, फूड को पुश डाउन किया ईसोफेगस में। तो अब फूड कहाँ एंटर होता है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में। अब ये जो फूड पाइप है ये क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो फूड है उसको माउथ से स्टमक तक लाने का काम करता है। लेकिन ऐसे डायरेक्टली फूड स्टमक तक नहीं आता है, यहाँ पर इस फूड पाइप में कुछ मूवमेंट्स चलते हैं। इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो ईसोफेगस है उसकी जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, तब जाके फूड जो है वो स्टमक में एंटर करेगा। यस, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस की मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करेगी, तब जो फूड है वो एंटर करेगा स्टमक में। तो अब फूड कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है। तो जो स्टमक है उसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं और यहाँ से जो सिक्रीशन होंगे उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें एंजाइम्स भी इंक्लूडेड है। तो इसमें 3 जो सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेप्सिन, सेकंड इज़ HCl एंड थर्ड इज़ म्यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन का वर्क होता है कि ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेगा। जो भी फूड हमने ईट किया है उसमें जितने भी प्रोटीन पार्ट्स होंगे उनको ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन। सेकंड इज़ HCl। HCl क्या करेगा, जो मीडियम है, स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाएगा, क्योंकि जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा और ये फूड का डाइजेशन नहीं कर पाएगा। सेकंड जो HCl का वर्क है कि अगर कोई फूड के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गए फूड के साथ, तो ये क्या करेगा, उसको भी किल कर देगा। थर्ड इज़ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि ये जो स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग बनाता है अंदर से। जैसे ये स्टमक है और यहाँ पे इसको अंदर से ये म्यूकस क्या करेगा, स्टमक को ऐसे कवर कर देगा। तो इसने स्टमक की लाइनिंग बना दी, जिससे यहाँ पे ये जो HCl है वो क्या करेगा, स्टमक को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो म्यूकस का वर्क होता है स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना HCl से। अब इसके बाद जब स्टमक में डाइजेशन का ये प्रोसेस हुआ, देन जो अब रिमेनिंग फूड है अब वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहीं पर जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का वो होता है। तो यहाँ से कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे या इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होंगे और ये जो जूसेस हैं ये हैं माल्टेज, लाइपेज एंड पेप्टाइडेज। इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं, माल्टेज, लाइपेज एंड पेप्टाइडेज। तो ये जो माल्टेज है, माल्टेज का वर्क होता है कि जो फर्स्ट डाइजेशन हुआ था स्टार्च का माल्टोज में, तो अब ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, सबसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा माल्टेज। सेकंड इज़ लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, जो फैट्स प्रेजेंट होंगे फूड में उसको ये कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। थर्ड इज़ पेप्टाइडेज। ये क्या करेगा, जो भी प्रोटीन पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसको ये कन्वर्ट करेंगे अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। लेकिन अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या कर रही है, जो ग्लैंड्स हैं साथ में, जैसे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैनक्रियाज, तो इनसे भी सिक्रीशन को रिसीव कर रही है। तो जो लीवर है ये क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, और ये क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ये येलो ग्रीनिश कलर का होता है। और ये जो बाइल जूस है ये कन्वर्ट करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। नेक्स्ट, पैनक्रियाज से भी कुछ एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं और ये जो एंजाइम्स हैं
ये हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ये दो एंजाइम पैनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे हैं। तो ट्रिप्सिन का क्या वर्क होता है कि प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स में, और लाइपेज जो फैट्स है उनको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पे जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। ये जो विलाई होते हैं ये हेल्प करते हैं फूड के एब्जॉर्प्शन में, और फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, और यहीं से जो फूड है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड होता है उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो वेस्ट है वो कहाँ पर एंटर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। या हम कह सकते हैं कि अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फूड पार्टिकल रह जाएंगे वो एंटर होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर ही क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा या हम जो कहते हैं जो रेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो इंजेशन का होगा, जो प्रोसेस है वो इजेशन कहलाएगा, यानी कि जो वेस्ट है उसका बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया है ह्यूमन डाइजेशन को फ्लो चार्ट से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दीज एंजाइम्स। एंड द लास्ट टॉपिक इज डेंटल कैरीज। सो वी नो दैट our tooth is covered with enamel। जो हमारे टीथ होते हैं वो इनेमल से कवर्ड होते हैं, और ये जो कवरिंग होती है इनेमल, यही क्या होती है, हार्डेस्ट मटेरियल होती है हमारी बॉडी की। ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होती हैं। और ये जो टूथ हैं इनेमल से जस्ट बिलो प्रेजेंट होते हैं डेंटाइन। जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसे हम डेंटाइन कहते हैं। अब डेली हम फूड जो है वो ईट करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सब चीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो जो हमारे टीथ हैं उन पे कुछ एक स्टिकी और येलोइश लेयर जो होती है वो डिपॉजिट होती चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं डेंटल प्लाक कहते हैं। और ये जो डेंटल प्लाक होगा इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे टीथ में एक होल का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसे हम कैविटी कहते हैं, और इसी को हम डेंटल कैविटीज़ कहते हैं या टर्म देते हैं डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज में क्या होता है, the formation of small cavities in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care is called dental caries। कि इसमें क्या होगा कि जो हमारे टीथ है उसमें कुछ होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस रीज़न से? क्योंकि हमने प्रॉपर केयरिंग नहीं की, हमने ब्रशिंग नहीं की है टीथ्स की, और इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पे क्या है डेवलप हो रहे हैं और एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी को हम कहते हैं डेंटल कैरीज।